वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सीटेट साइंस की तैयारी कर रहे हैं और आज हमारी इसमें थर्ड क्लास है और जिसमें हम अपना थर्ड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा एनसीईआरटी की क्लास 8th में हमको देखने को मिलता है। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, हिंदी में बोलें तो संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इससे पहले हमने 6th 7th में जो फाइबर और फैब्रिक के बारे में बताया गया है वो अच्छे से पढ़ा और उसी का थोड़ा एडवांस वर्जन हमें क्लास 8th में देखने को मिलता है, जहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, सिंथेटिक फाइबर की और साथ में प्लास्टिक की, जिसमें हम थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक देखने वाले हैं। देखिए, इसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दी है, तो सारी वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में ऐड होती चली जाएंगी। सीटेट साइंस की एक न्यू सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना दी है, तो 2 वीडियो उसमें पहले से हैं, क्योंकि आज ये हमारी थर्ड वीडियो है तो वो उसमें ऐड हो जाएगी। देखिए, यूपी टेट वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे, उनकी जो वीडियो है ना वो मॉर्निंग में अपलोड होगी। मॉर्निंग में 11 से 12 बजे के बीच में अपलोड हो जाएगी, क्योंकि कल वीडियो क्या हुआ ना, यूपी टेट और सीटेट की साथ अपलोड हो गई ना, तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो गए। तो यूपी टेट वालों बच्चों की जो वीडियो है वो मॉर्निंग में आएगी। जो हम केमिस्ट्री की मैराथन शुरू की है तो उसकी कल अगली मैराथन आपको मॉर्निंग में मिल जाएगी। और सीटेट की जो वीडियो है वो रात को 9 बजे आपकी अपलोड हो जाएगी, जैसे रोज़ हो रही है। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। यूपी टेट की वीडियो मॉर्निंग में अपलोड होगी और सीटेट की आपकी रात को 9 बजे अपलोड हो जाया करेगी। तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जो हमारे नेचुरल फाइबर हैं, कॉटन, वूल, सिल्क, उनका हमने प्रोसेस पूरा देखा था कि कैसे वो हमें फाइबर मिलते हैं, हमें कहाँ से, पादप और जंतु से, प्लांट और एनिमल से, और फिर कैसे हम उनसे अपना वस्त्र बना लेते हैं, फैब्रिक बना लेते हैं, वो सारा हमने पढ़ा। देखिए, हम सिल्क जो है वो बहुत कॉस्टली होता है और उसका प्रोसेस जो है आपने देखा कितना टफ होता है। मलबरी लीव्स के थ्रू फिर पूरा एक प्रोसेस चलता है, लार्वा के थ्रू, फिर प्यूपा आ गया, फिर ककून आता है और वहाँ से हम उसको निकालते हैं। तो वो काफ़ी आपका कॉस्टली प्रोसेस होता है और इसमें जो सिल्क है वो काफ़ी महंगा हो जाता है। तो क्या इतना महंगा आप खरीद सकते? नहीं। तो उसको, उसका डुप्लीकेट बनाने के लिए इंसान क्या करते हैं, सिंथेटिक फाइबर बना लेते हैं, क्योंकि वो थोड़े चीप हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं और हमको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और देखने में हमारे कुछ नेचुरल फाइबर जैसे ही हमको लगते हैं, तो इसलिए सिंथेटिक फाइबर होते हैं। ऑन द अदर हैंड सिंथेटिक फाइबर हैं जो ह्यूमन द्वारा बनाए जाते हैं और इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, संश्लेषित रेशे बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? ताकि ये हमको चीपली, इजीली, जो चीप, जैसे जो सिल्क है नेचुरल, उसकी जो साड़ी है वो बहुत महंगी होगी, लेकिन सिल्क का डुप्लीकेट क्या है, रेयॉन, तो उसमें वो थोड़ा सस्ता हो जाएगा और इजीली अवेलेबल हो जाता है, ज़्यादा अमाउंट में हमको वो फिर मिल जाता है, इसलिए हम सिंथेटिक फाइबर जो हैं वो बनाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमको एक टर्म समझना है, पॉलीमर क्या होता है। देखिए, जो हमारा सिंथेटिक फाइबर जो केमिकली बन रहा है, इज़ अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट ज्वाइन टुगेदर। इसमें क्या होता है, कुछ स्मॉल यूनिट्स जो हैं वो ज्वाइन करती हैं और फिर वो मिलकर एक आपका पॉलीमर बना लेती हैं और वही आपका सिंथेटिक फाइबर होता है। इसमें जो स्मॉल यूनिट होती है वो क्या है, वो एक केमिकल सब्सटेंस है और जब ये बहुत सारे स्मॉल यूनिट के केमिकल सब्सटेंस एक साथ ज्वाइन करते हैं और बना लेते हैं क्या, एक लार्ज यूनिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं और हिंदी में कहेंगे क्या, बहुलक। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए जैसे जो कॉटन होता है ना, वो आपका एक बहुलक ही है, एक पॉलीमर है। तो कॉटन किसका, कॉटन का पॉलीमर क्या होता है, वो आपका सेलुलोज होता है। क्या होता है, सेलुलोज होता है। अब देखिए, सेलुलोज की अगर हम बात करें तो सेलुलोज जो है ना वो स्मॉल यूनिट ऑफ ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। तो ये जो सिंगल सिंगल यूनिट के ग्लूकोज हैं, जब ये पूरा एक साथ आ जाते हैं और एक लार्ज यूनिट दे देते हैं, जिसे हम सेलुलोज बोलते हैं, और यही हमारा जो सेलुलोज है वो क्या कहलाता है, पॉलीमर कहलाता है। तो समझ में आया, जब सिंगल सिंगल स्मॉल यूनिट के केमिकल सब्सटेंस एक साथ आ जाते हैं लार्ज यूनिट में, तो वो हमारा कहलाता है क्या, पॉलीमर, बहुलक। यही यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है। छोटी छोटी इकाइयाँ जब जुड़ती हैं एक श्रृंखला में तो वो हमारा क्या बनाती हैं, वो आपका एक बहुलक बनाती हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पर बताया गया है, ये जो पॉलीमर है ये एक ग्रीक वर्ड है जो 2 लेटर से मिलकर बना है, आपका पॉली, जिसका मतलब होता है, पॉली का अर्थ होता है अनेक, मैनी, और मर का मतलब क्या होता है, पार्ट, यूनिट। तो ये यहाँ पर इसका पूरा बताया है, पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट। पॉलीमर जो होता है, जो बहुलक होता है, वो बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। जैसे ग्लूकोज के बहुत सारी इकाइयाँ दोहराई गई, जिससे क्या बन गया, आपका सेलुलोज बन गया, और सेलुलोज क्या है, आपका एक पॉलीमर है। तो यहाँ पर देखिए नोट में यही लिखा है, पॉलीमर जो बहुलक हैं वो नेचर में भी पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, जो कॉटन है वो एक पॉलीमर है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलोज।
अब ये जो सेलुलोज है, ये जो पॉलीमर है, ये किसकी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है? ग्लूकोज की छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर इसने एक लार्ज जो सेलुलोज है वो बना दिया है। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट, जो बहुत सारे ग्लूकोज के छोटे छोटे यूनिट हैं लार्ज नंबर में, उन्होंने मिलकर क्या बना दिया? एक पॉलीमर बना दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेलुलोज बोलते हैं। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। ये नोट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कॉटन का पॉलीमर क्या कहलाता है, तो आप आंसर देंगे सेलुलोज। और सेलुलोज किन सिंगल यूनिटों से मिलकर बना होता है? ग्लूकोज के सिंगल यूनिटों से मिलकर बना होता है। पॉलीमर क्या होता है वो भी अच्छे से बता दिया है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसके बाद एनसीईआरटी में बात हुई है कि संश्लेषित रेशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रेयॉन, और यहाँ से क्वेश्चन आने का बिल्कुल चांस है आपका सीटेट में। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी पहले हिस्ट्री बताई है कि जो सिल्क वॉर्म थे ना, जो हमारा सिल्क बनता था उसमें जो सिल्क वॉर्म है, वो जो सिल्क वॉर्म से सिल्क बनाने की प्रक्रिया है वो सबसे पहले चाइना में हुई थी। और चाइना ने क्या करा था ना, इसको बहुत टाइम तक क्या करा था? सीक्रेटली छुपा कर रखा था। तो उसके बाद क्या हुआ? फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली, और वो बहुत महंगे भी होते थे। जैसे मैंने तुमको बताया कि जो नेचुरल सिल्क है वो काफ़ी महंगी होती है, तो इसलिए उसको थोड़ा सस्ता करने के लिए आर्टिफिशियल सिल्क बनाने पर जो है काम किया गया। और 19th सेंचुरी के करीब में जो साइंटिस्ट थे वो सक्सेसफुल हो गए, और उन्होंने सेम उसी प्रॉपर्टी का एक फाइबर जो है वो बना दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेयॉन। अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द सिल्क, ऐसा एक फाइबर उन्होंने, संश्लेषित फाइबर, संश्लेषित रेशा उन्होंने 19th सेंचुरी के करीब में आके बना लिया, जो सिल्क की प्रॉपर्टी रखता था, जिसको हम बोलते हैं क्या? आपका रेयॉन। तो कौन सा, अगर पूछा जाए एग्जाम में, आर्टिफिशियल सिल्क कहलाता है, तो आप याद रखेंगे आर्टिफिशियल सिल्क क्या होता है? वो आपका रेयॉन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल सिल्क क्या है? आपका रेयॉन है। अब एक क्वेश्चन और बनेगा एग्जाम में कि जो रेयॉन है ये किससे, किसके केमिकल ट्रीटमेंट से ऑब्टेन होता है? तो ये जो फाइबर है वॉज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, जो काष्ठ लुगदी होती है, जो पेड़ों की काष्ठ लुगदी होती है, वुड का जो पल्प होता है ना, लकड़ी का जो वुड का जो पल्प होता है, उससे हम क्या बनाते हैं? रेयॉन बनाते हैं। और ये जो रेयॉन है ये 2 कॉपी किस जैसा होता है? सिल्क जैसा होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। तो 2 पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एक तो आर्टिफिशियल सिल्क कहलाता है रेयॉन, और ये कि किससे बना होता है? ये वुड पल्प से बना होता है, काष्ठ लुगदी से बना होता है। तो उसके बाद देखिए रेयॉन में और थोड़ा बताया गया है। जो रेयॉन है इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, वुड पल्प। देखिए ये हमको मिलता नेचुरल सोर्स से है, किससे? वुड पल्प से, लेकिन फिर भी हम इसको क्या बोलते हैं? ये हमारा मैन मेड फाइबर है, क्योंकि बाद में इसमें थोड़ा सा केमिकल रिएक्शंस कराई जाती हैं, और उसके बाद ये जो है पूरा आपका रेयॉन जो है बन के तैयार हो जाता है। तो याद रखेंगे ये हमको किससे मिलता है? ये हमको वुड पल्प से मिलता है। इट इज़ चीपर देन सिल्क, ये सिल्क से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशों के समान बुना जा सकता है। द सिल्क कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर, इसको बिल्कुल उसी तरह से बुना जा सकता है जैसे हम रेशम के जो रेशे होते हैं, जो सिल्क के फाइबर होते हैं, जिनको हम जिस तरह से बुनते हैं, सेम उसी तरह से हम इनको भी बुन सकते हैं। अब इन पर बहुत सारे कलर किए जा सकते हैं, डाई करके इन पे बहुत अच्छा कलर दिया जा सकता है, ये यहाँ पर बताया गया है। और जो रेयॉन होती है ना, इसको क्या करा जाता है? मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेडशीट। मैंने क्या बताया? रेयॉन में रिएक्शन कराई जाती है, बाद में केमिकल और सब्सटेंसेस डाले जाते हैं, तो रेयॉन जो है इसको मिक्स्ड करा जाता है कॉटन के साथ टू मेक बेडशीट। तो याद रखेंगे बेडशीट बनाने के लिए हम, जो बिस्तर की चादर बनाने के लिए हम जो कपास है, जो कॉटन है, उसको किसके साथ मिक्स करते हैं? रेयॉन के साथ मिक्स करते हैं। सेम ऐसे ही ये जो रेयॉन है, जब हम इसे ऊन के साथ, वूल के साथ मिक्स करते हैं, तो हमारे क्या बन जाते हैं? हमारे कालीन, कारपेट या गलीचा जिनको बोलते हैं, वो हमारे बन जाते हैं। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जब रेयॉन को कॉटन के, कपास के साथ मिक्स करा जाता है तो बेडशीट बनती है, और जब रेयॉन को वूल, ऊन के साथ मिक्स करा जाता है तो आपका कालीन बन जाता है। तो पूरा ये रेयॉन के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड हमारा आर्टिफिशियल
फाइबर जिसे हम बोलेंगे क्या, नायलॉन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने का चांस है। नायलॉन एक हमारा दूसरा एक अदर मैन मेड फाइबर है। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल। अभी हमने देखा था जो रेयॉन था वो हमको कहाँ से मिल रहा था, वुड के पल्प से मिल रहा था, कहीं ना कहीं हमको प्लांट से मिल रहा था। लेकिन जो नायलॉन है वो पहला ऐसा मैनमेड फाइबर था जिसमें कुछ भी नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज़ नहीं किया गया था। ये प्लांट और एनिमल के रॉ मटेरियल से यूज़ कर कर नहीं बनाया गया था। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ये किससे बना आपका नायलॉन, ये कोल से बना, वाटर से बना और एयर से बना। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, एनसीईआरटी में पूरा बताया है। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, ये पूरा फुली रूप से ऐसा सिंथेटिक फाइबर था जो पूरी रूप से मानव द्वारा बनाया गया और इसमें कुछ भी प्लांट और एनिमल का जो रॉ मटेरियल है उसका यूज़ नहीं किया गया था। ये पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। ये बात भी आप अच्छे से याद रखेंगे, कौन सा, नायलॉन। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए डैश फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक और लाइट, प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक मतलब जैसे रबड़ होती है ना, उसको आसानी से हम खींच सकते हैं फिर वो वापस अपने स्टेट में आ जाती है, तो वो इलास्टिसिटी होती है। और ये हल्का होता है, लाइट माने हल्का होता है। इट इज़ लस्टर, ये चमकीला होता है और इसको आसानी से धुल सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही कॉमन टाइप का सिंथेटिक फाइबर है जो हम यूज़ करते हैं कपड़े बनाने में, इन मेकिंग क्लोथ। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए डैश फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, लाइट, लस्टर एंड इजी टू वॉश, तो आंसर वहाँ पर होगा आपका क्या, नायलॉन। तो फिर उसके बाद बताया गया कि नायलॉन से हम क्या क्या बनाते हैं, जो हमारे सॉक्स होते हैं, जो हमारी रस्सियाँ होती हैं, टेंट की जो रोप्स होती हैं, टूथ ब्रशेज जो होते हैं, कार की जो सीट बेल्ट होती हैं, स्लीपिंग बैग्स होते हैं, कर्टेन होते हैं, ये सारे के सारे किससे बने होते हैं, ये नायलॉन से बने होते हैं। और ये जो नायलॉन होता है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए तो हमारे जो स्लीपिंग बैग्स हैं या हमारी कार सीट की बेल्ट हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि वो किसकी बनी होती हैं, वो नायलॉन की बनी होती हैं। नायलॉन इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट। जो पैराशूट होते हैं ना, उनको बनाने में भी, जो रोप्स होती हैं रॉक क्लाइंबिंग के टाइम में, उनमें भी नायलॉन का यूज़ होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नायलॉन वाकई में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तभी तो इससे क्या बनाया जाता है, आपका पैराशूट और जो रोप्स हैं वो वगैरह इससे बनाई जाती हैं। और नायलॉन, यहाँ पर एक बात बताई गई है एनसीईआरटी में कि जो नायलॉन का थ्रेड है ना, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है कि वो स्टील के वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अ नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से भी अधिक प्रबल होता है। तो नायलॉन, जब भी स्ट्रॉन्गनेस की बात आ जाए तो आप कौन से फाइबर को टिक करेंगे, नायलॉन को वहाँ टिक करने वाले हैं। तो ये पूरा नायलॉन के बारे में मैंने आपको बताया, काफ़ी ईजी है और अच्छे से आप इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट जो हम सिंथेटिक फाइबर की बात करेंगे वो है आपके पॉलिएस्टर और एक्राइलिक। इनके बारे में देखते हैं ये क्या हैं और ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। जब हम पॉलिएस्टर की बात करते हैं तो ये भी एक हमारा संश्लेषित रेशा ही है, सिंथेटिक फाइबर है। फाइबर मेड फ्रॉम दिस, फैब्रिक, फैब्रिक माने वस्त्र। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। उन पर सलवटें नहीं आती हैं। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए जो वस्त्र बने होते हैं वो कौन से फाइबर से बने होते हैं जिनमें सलवटें आसानी से नहीं पड़ती, जिनमें रिंकल्ड आसानी से नहीं होते, तो वो आपका पॉलिएस्टर होता है। ये काफ़ी चिकना होता है। इट रिमेन क्रिस्प एंड इट इज़ इजी टू वॉश। ये सपाट रहता है, बिल्कुल सीधा रहता है और इसको सफलतापूर्वक आप धुल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो जब भी अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें रिंकल नहीं पड़ते, जो आसानी से धुल जाता है, तो वो कौन सा आपका सिंथेटिक फाइबर होगा, तो वहाँ पर आप आंसर करेंगे क्या, पॉलिएस्टर। ठीक है। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। जो ड्रेस मटेरियल बनाए जाते हैं, क्योंकि ड्रेस पर रिंकल नहीं होना चाहिए, तो वो बेसिकली आपके किससे बनाए जाते हैं, ज़्यादातर पॉलिएस्टर से बनाए जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिएस्टर शर्ट एंड अदर ड्रेसेस। आपने देखा होगा जो लोग होते हैं वो पॉलिएस्टर की शर्ट या अदर ड्रेसेस पहनते हैं, क्योंकि वो आसानी से आपका धुल भी जाता है और उसमें रिंकल्स नहीं पड़ते। देखिए इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर कुछ टाइप के पॉलिएस्टर बताए हैं। दो नाम आपको पॉलिएस्टर के याद रखने हैं, एक तो है आपका क्या, टेरिलीन, और एक पीईटी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा
टेरिलीन क्या है, तो टेरिलीन आपका सिंथेटिक फाइबर है और किस कैटेगरी में आता है, ये पॉलिएस्टर का ही एक प्रकार है। सेम ऐसे ही आपसे पीईटी, पहले तो पीईटी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, पॉली एथिलीन टेराफिथलेट। तो पॉली एथिलीन टेराफिथलेट ये भी क्या है, ये भी आपकी एक पॉलिएस्टर की ही फॉर्म है। तो पॉलिएस्टर की दो फॉर्म एनसीईआरटी में डिस्कस हुई हैं, एक तो टेरिलीन और एक आपकी पीईटी। तो दोनों आपको याद रखना है, दोनों किसकी फॉर्म है, दोनों आपकी पॉलिएस्टर की ही फॉर्म है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलिएस्टर होता है ये। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर, इसको बहुत ही पतले महीन रेशों में खींचा जा सकता है। दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न, जैसे हम अदर तंतुओं को बुनते हैं सेम उसी तरह से इसको भी हम बुन सकते हैं। तो ये इतनी बात आपको टेरिलीन के बारे में याद रखनी है। उसके बाद जो पीईटी पॉलीएथिलीन टेराफिथलेट के बारे में बताया गया है, तो याद रखेंगे ये एक आपका सिंथेटिक फाइबर है, वेरी सिमिलर फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर की ही एक फॉर्म होती है पीईटी। और ये देखिए पॉलिएस्टर कपड़े बनाने में भी यूज़ होता है और इससे हमारी प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह भी बनाई जाती हैं पीईटी से। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट। इसका उपयोग बोतल, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया पॉलिएस्टर रिंकल नहीं करता। दो इसकी फॉर्म आपको याद रखनी है, एक तो टेरिलीन और एक पीईटी। अब देखिए इसके बाद हम देखेंगे क्या एक्राइलिक क्या होता है। वी वियर स्वेटर एंड यूज़ शॉल और ब्लैंकेट इन द विंटर, है ना, हम स्वेटर वगैरह, शॉल वगैरह, ब्लैंकेट जो है वो ओढ़ते हैं विंटर के समय में। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल, ये हमारी, हम सोचते हैं कि ये पूरा ऊन से बनी हुई है, नेचुरल वूल से बनी हुई है, नहीं, पर ऐसा नहीं होता। वो हमको देखने में रिजेंबल होती हैं वूल जैसी, पर वो असल में वूल से नहीं बनी होती। वो एक अदर टाइप के सिंथेटिक फाइबर से बनी होती हैं, एक संश्लेषित रेशों से बनी होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्राइलिक बोलते हैं। इतना ही एनसीईआरटी में इसके बारे में बताया है। तो अगर पूछ लिया जाए नेचुरल वूल की तरह सिमिलर फाइबर कौन सा होता है, तो वो आप याद रखेंगे, वो सिंथेटिक फाइबर होता है आपका क्या, एक्राइलिक। बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट एक्राइलिक को लेकर कि ये वूल जैसा रिजेंबल होता है पर ये उस जैसा होता नहीं है। तो शॉल, ब्लैंकेट वगैरह में इसका यूज़ कर लिया जाता है और आपको फिर बोलते हैं कि रियल ऊन से बना है, पर वो असल में रियल वूल से नहीं बना होता, वो आपका एक्राइलिक से बना होता है। अब देखिए दो पॉइंट्स एनसीईआरटी में और बताए गए हैं जिनको हमें देखना है। पॉलिएस्टर के बारे में बताया गया कि पॉली प्लस एस्टर, तो यहाँ पर इट इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड एन एस्टर। ठीक है, तो ये किसके रिपीटिंग यूनिट से, जैसे बताया था पॉलीमर ही तो आपके सिंथेटिक फाइबर हैं और वो सिंगल यूनिट, बहुत सारे सिंगल यूनिट से कंबाइन होकर बने होते हैं पॉलीमर। तो ये रिपीटिंग सिंगल यूनिट किसका है, ये एस्टर के बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं, फिर वो एक पॉलीमर देते हैं जिसे हम पॉलिएस्टर बोलते हैं। तो याद रखेंगे ये रिपीटिंग यूनिट किस केमिकल सब्सटेंस का है, आपका एस्टर का। और ये जो एस्टर होता है ये केमिकल है, इसमें कैसी स्मेल आती है, जैसी हमारी फ्रूट्स में से स्मेल आती है। तो एस्टर में हमारी केमिकल विच गिव फ्रूट्स इन देयर स्मेल, तो जो स्मेल है इनमें फ्रूट जैसी स्मेल आती है। याद रखेंगे फैब्रिक आर सोल्ड बाय द नेम पॉलीकॉट, ये जो इनके वस्त्र होते हैं वो किस तरह से सोल्ड, किस नाम से सोल्ड होते हैं। जैसे अगर उसमें कॉटन मिली हुई है तो पॉलीकोट बोलेंगे, अगर उसमें ऊन मिली हुई है तो पॉली वूल बोलेंगे, है ना, ऐसी टेरी कोट बोलेंगे एक्सेट्रा। आर द नेम सजेस्ट दैट दीज आर मेड अप ऑफ मिक्सिंग टू टाइप ऑफ फाइबर, ये यहाँ पर सजेस्ट करता है कि दो टाइप के फाइबर से मिलकर बना है। जैसे पॉलीकोट की अगर ये बात कर रहा है तो पॉलीकोट आपका किससे बना है, पॉलिएस्टर से और कॉटन से। सेम ऐसी अगर ये पॉली वूल की बात कर रहा है तो ये किसके मिलके बना है, पॉलिएस्टर और वूल से। तो ये एनसीईआरटी में बताया है, ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से याद रखेंगे। All the synthetic fiber are prepared by a number of processes using raw material of पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। देखिए यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जितने भी हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनमें जो रॉ मटेरियल है कहीं ना कहीं वो किस से बिलोंग करता है, पेट्रोलियम के ओरिजिन से बिलोंग करता है। कहीं ना कहीं पेट्रोलियम से ही कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल जो है लिए जाते हैं सिंथेटिक फाइबर को बनाने में, और उसे ही हम क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि अलग से एनसीईआरटी में ये बताया गया है, तो मैंने आपको ये समझा दिया। अब हमने देखिए पूरा
सिंथेटिक फाइबर जो है उसको कवर कर लिया, जिसमें हमने पढ़ा रेयॉन, हमने पढ़ा नायलॉन, हमने पढ़ा पॉलिएस्टर और हमने पढ़ा एक्राइलिक। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक, जिसके बारे में एनसीईआरटी में जिक्र हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। प्लास्टिक भी आपका पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर ही है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। संश्लेषित रेशों की तरह ही प्लास्टिक भी क्या है, एक बहुलक है, एक पॉलीमर है। लेकिन इसमें क्या होता है, प्लास्टिक में डू नॉट हैव सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट। यहाँ पर जो प्लास्टिक की जो पॉलीमर में जो इकाइयों से मिलकर बना होता है, ये उनकी व्यवस्था एक प्रकार की नहीं होती। जैसे मैंने बताया पॉलीमर क्या है, कुछ सिंगल यूनिटों की जो, जैसे ग्लूकोज के कुछ सिंगल यूनिट थे वो एक साथ अरेंज हो रहे थे और क्या बना रहे थे, सेलुलोज बना रहे थे। तो इनमें जो ये छोटी छोटी इकाइयों से जिनसे मिलकर ये प्लास्टिक जो है, ये जो पॉलीमर बना है, इसमें जो इकाइयाँ होती हैं वो एक जैसी नहीं होती। कुछ तो इसमें क्या होती हैं, रेखीय होती हैं, कुछ तो इसमें लीनियर होती हैं और कुछ इसमें क्रॉस लिंक्ड होती हैं, तिर्यकबद्ध होती हैं। जैसे कुछ तो इकाइयाँ सीधी सीधी होंगी इसमें, उनसे पॉलीमर बना होगा, और कुछ जो है वो आपका क्रॉस लिंक्ड है ना। इस तरह से देखिए, ये हो गया आपका क्रॉस लिंक्ड। तो कुछ तिर्यक तरीके से होती हैं और कुछ आपकी लीनियर होती हैं। बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है, बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाना है। अब देखिए, अब हमको यहाँ पर जो समझना है वो दो टर्म समझने हैं, एक थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेटिंग। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले। आपने देखा होगा जो कुछ प्लास्टिक के आर्टिकल्स होते हैं, कुछ सब्सटेंस होते हैं, वो बहुत ही इजीली बैंड कर जाते हैं और वो टूट जाते हैं जब हम उनको फोर्सली बैंड करते हैं। यहाँ पर यही बात लिखी है, कुछ जो प्लास्टिक के आर्टिकल्स हैं जब हम उनको बैंड करते हैं तो वो ब्रेक हो जाते हैं, या फिर जब हम उनको फोर्स के साथ बैंड करते हैं तो सीधी सी बात है वो टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो सच प्लास्टिक that get deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic। ऐसे प्लास्टिक जो बैंड करने पर आसानी से टूट जाएंगे या मुड़ जाएंगे, या फिर अगर उनको हीट करा जाता है तो हीट करने पर वो पिघल जाते हैं, तो इस तरह के जो प्लास्टिक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं पॉलीथीन और पीवीसी। ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। पॉलीथीन और पीवीसी आपसे पूछ सकता है किसके एग्जाम्पल हैं, ये थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल होते हैं। और थर्मोप्लास्टिक क्या प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक जो आसानी से बैंड करने पर मुड़ जाती है, या फिर जिसको हम गर्म करते हैं तो वो आसानी से पिघल जाती है, तो वो आपकी थर्मोप्लास्टिक है। और पॉलीथीन और पीवीसी जो है वो इसके उदाहरण हैं। देखिए, इसके बाद इसमें बात हुई है किसकी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में वो प्लास्टिक आते हैं जो आसानी से बैंड करने पर मुड़ेंगे नहीं, और जिनको हम गर्म करेंगे तो वो आसानी से पिघलेंगे नहीं। और ऐसे ही प्लास्टिक आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। जैसे कुछ टॉय ऐसे होते हैं जिनको अगर हम गर्म भी कर लेंगे तो वो पिघलेंगे नहीं। सेम ऐसी कंघा वगैरह जो होता है, ये अगर आप हीट करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा पिघलते नहीं हैं ये, ठीक है। और वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर, या फिर आपने स्विचेस देखे होंगे, तो स्विचेस जो बने होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के होते हैं, ताकि जब वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक गड़बड़ हो तो वो पिघले ना। तो ये वाला प्लास्टिक जो गर्म करने पर पिघलता नहीं और जो आसानी से मुड़ता नहीं है, तो वो आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। याद रखेंगे, यहाँ पर लिखा है कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग, हीट करने पर मुलायम नहीं होते। तो ऐसे ही प्लास्टिक आपके थर्मोसेटिंग होते हैं। और इसके उदाहरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेकेलाइट और मेलामाइन जो है वो आपके थर्मोसेटिंग के उदाहरण हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको पीवीसी की फुल फॉर्म नहीं बताई, वो होती है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ये भी याद रखेंगे, पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, एनसीईआरटी में लिखा तो नहीं है पर आप याद रखेंगे, पॉलीवाइनिल क्लोराइड जो है वो पीवीसी की फुल फॉर्म होती है। अब देखिए, ये जो बेकेलाइट होता है ना, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। देखिए, वैसे तो सारे प्लास्टिक जो हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर एनसीईआरटी में बताया गया है कि जो बेकेलाइट है ना, ये पुअर कंडक्टर है आपका हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। ना यहाँ से ऊष्मा का प्रभाव होगा, ना ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों का ही ये पुअर कंडक्टर होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए इलेक्ट्रिकल स्विचेस में कौन सा प्लास्टिक यूज़ होता है, तो पहली बात तो थर्मोसेटिंग, और थर्मोसेटिंग में भी कौन सा, बेकेलाइट। हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं घर में, उनके जो हैंडल्स बने होते हैं, याद रखेंगे, उनमें भी कौन सा प्लास्टिक होता है, आपका बेकेलाइट होता है। तो ये पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। मेलामाइन जो होता है वो वर्सेटाइल मटेरियल होता है। इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। जितने भी अदर प्लास्टिक हैं उनसे ज़्यादा हीट जो है ये टॉलरेट अपना कर सकता है,
हीट को जो सहन है वो ये कर सकता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक विच रेजिस्ट फायर। ऐसे फैब्रिक बनाने में, ऐसे वस्त्र बनाने में जो फायर जिन पे आसानी से ना लगे, उनको बनाने में मेलामाइन का प्रयोग किया जाता है। किचन के जो यूटेंसिल्स वगैरह हो गए वही लिखा है। किचन वेयर्स बनाने में, फ्लोर की जो टाइल्स होती हैं उनमें मेलामाइन का प्रयोग किया जाता है। तो ये बेकेलाइट और मेलामाइन जो थर्मोसेटिंग है, इनके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन सकता है। अब इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि जो प्लास्टिक है वो लाइट होती है, हल्की होती है। आपने देखा है चेयर्स वगैरह जो होती हैं प्लास्टिक की बहुत हल्की होती हैं, आसानी से आप उठा के उनको रख देते हैं। स्ट्रॉन्ग होती हैं, मजबूत होती हैं और ड्यूरेबल होती है। ड्यूरेबल होती है मतलब लंबे समय तक टिकती है। प्लास्टिक आसानी से ख़राब नहीं होती। प्लास्टिक जो होती है वो नॉन रिएक्टिव होती है, अनअभिक्रियाशील होती है। ये किसी के साथ रिएक्ट आसानी से नहीं करेगी। आपने कोई तेल वेल वगैरह गिर दिया तो वो आसानी से उसमें से साफ़ हो जाता है, तो वो उससे रिएक्ट ही नहीं करता। तो ये नॉन रिएक्टिव होती है प्लास्टिक। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर, ये तो आपको पता ही है, ये कुचालक होते हैं, पुअर कंडक्टर आपके होते हैं। देखिए इतना ही एनसीईआरटी में प्लास्टिक के बारे में बताया गया है। उसके अलावा एनसीईआरटी में थोड़ा सा ये बताया गया है कि जो पॉलीथीन होती है वो पॉली प्लस एथीन है। ये भी प्लास्टिक का एक एग्जाम्पल है पॉलीथीन, और इसका हम यूज़ करते हैं पॉलीथीन बैग बनाने में। और आपको पता होना चाहिए जो पॉलीथीन है वो किसका पॉलीमर है, वो आपका एथिलीन का जो है वो पॉलीमर होती है आपकी पॉलीथीन। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अलग से एनसीईआरटी में बताया है। इसके अलावा एनसीईआरटी में 2 पॉइंट्स और बताए हैं इसी चैप्टर में कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। जैसे देखा होगा आपने, जो कुछ कचरा या कुछ सब्सटेंस जो मटेरियल होते हैं, जैसे सब्जी के छिलके हो गए, फलों के छिलके हो गए, अगर आप उनको डाल दें कुछ समय बाद आप देखेंगे वो अपने आप अपघटित हो जाते हैं, अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं। जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं आसपास वो उसको अपघटित कर देते हैं। तो ऐसे मटेरियल को अपघटित या डिकम्पोज करने के लिए आपको कुछ अलग प्रोसेस नहीं करना पड़ता, एनवायरनमेंट में ऑटोमेटिक डिकम्पोज हो जाती हैं। तो वो आपके क्या होते हैं, वो आपके बायोडिग्रेडेबल होती हैं, जैव निम्नीकरणीय आपके कहलाते हैं। अ मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, तो वो आपके बायोडिग्रेडेबल हैं। उसके अलावा नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से हैं, ऐसे मटेरियल जो इजीली डिकम्पोज नहीं होते नेचुरल प्रोसेस से, जैसे आपके प्लास्टिक वगैरह हो गई, तो वो आपके क्या हो गया, आपकी कितने समय तक आप उसको डाले रखेंगे तो वो एज इट इज़ रहेगी, तो वो नेचुरल प्रोसेस से अपने आप डिकम्पोज नहीं होते। तो वो पदार्थ आपके क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय होते हैं। तो इतना आपको याद रखना है। देखिए उसके अलावा एनसीईआरटी में लास्ट में ये बताया गया है कि जो एक रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न होता है उसको 5R प्रिंसिपल को ध्यान में रखना चाहिए। हिंदी के एनसीईआरटी में 4R प्रिंसिपल लिखा है, तो वो नहीं पूछा जाएगा, बस याद रखना कुछ 5R प्रिंसिपल है जिनका याद रखना चाहिए। मतलब हमें रिड्यूस करना चाहिए, उपयोग कम किए जाएं, मतलब हमें चीज़ों का कम उपयोग करना चाहिए, जितनी ज़रूरत है बस उतना ही उसका उपयोग करना चाहिए, उसको रिड्यूस करना चाहिए। उसका बाद में हमें लिखा है कि उसका रीयूज़ करना चाहिए, उसको पुनः उपयोग करना चाहिए। तीसरे आर का मतलब क्या है, रिसाइकल, हमें उसे पुनः चक्रित करना चाहिए। और चौथे आर का मतलब क्या है, रिकवर, उसको हमें पुनः प्राप्त करना चाहिए। तो ये हमें बताया गया है कि 5R जो है, या फिर बेसिकली हम इसको 3R बोलते हैं। 3R क्या होता है, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। बेसिकली आप इतना ही याद रखेंगे कि हमें रिड्यूस करना चाहिए, चीज़ों को कम यूज़ करना चाहिए, और उनका हमें रीयूज़ करना चाहिए, और उनको हमें क्या करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए। तो इसे बेसिकली हम 3R प्रिंसिपल भी बोलते हैं। यहाँ पर 4R या 5R लिखा है, उससे मैटर नहीं करता, इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। तो बेसिकली आप इतना याद रखेंगे, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर और रिफ्यूज़। तो ये पूरा चैप्टर था आपका एनसीईआरटी में, मुझे लगता है अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए हमने तीनों सेशन मतलब क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 में जो फाइबर टू फैब्रिक है पूरा उसको अच्छे से समझ लिया है। और अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लास्ट में आपके पूछे गए हैं 2011 से लेके अब तक। और आप देखिएगा, आप अब सारे क्वेश्चन के आंसर फटाफट कर पाएंगे क्योंकि हमने डिटेल में पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लिया है। पहला क्वेश्चन जो ये आपका अभी रिसेंट 2020 में ही पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर। रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। द लार्वा ऑफ द सिल्क मोथ आर कॉल्ड कैटरपिलर, बिल्कुल हमने पढ़ाई था, रेशम कीट के लार्वा को ही हम कैटरपिलर कहते हैं। द प्यूपा डेवलप्ड इनटू कैटरपिलर, यही यहाँ पर गलत है। हमने क्या पढ़ा था, कैटरपिलर के बाद नेक्स्ट स्टेज होती है आपकी प्यूपा, ना कि प्यूपा के बाद कैटरपिलर होता है। तो यही हमारा गलत हो जाएगा, और ये यही पूछ रहा था कौन सा गलत है। तो मुझे लगता है यहाँ पर आंसर करना बहुत ही आसान था। जब आप चैप्टर कर लेंगे ना
तो हो ही नहीं सकता कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना कर पाएँ, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे से चैप्टर को समझा है। बाकी सारे पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। सिल्क फाइबर आर प्रोटीन सीक्रेटेड बाय कैटरपिलर, बिल्कुल। द सिल्क यार्न इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्क मॉथ, ये हमने पूरा अच्छे से सब पढ़ रखा है। सारे पॉइंट सही हैं। तो पॉइंट नंबर जो सेकंड था वो यहाँ पर गलत था, और ये गलत ही यहाँ पर पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सीटेट 2011 में पूछा गया था, बेकेलाइट इज़ यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बिकॉज इट इज़ आ। बेकेलाइट का उपयोग बिजली के उपकरणों को बनाने में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह क्या है कि ये आपका इंसुलेटर होता है। यह बिजली का कुचालक है, इंसुलेटर है, और ये हमने पढ़ा भी था, तभी हम इसको यूज़ करते हैं यूटेंसिल्स वगैरह में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो वहाँ पर नहीं करा पाता। तो ये आपका इंसुलेटर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया सीटेट 2012 में, कि जो पीईटी की बॉटल्स होती हैं, जार्स होती हैं, वो कॉमनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग इडेबल आइटम्स, आमतौर पर खाद्य सामग्री को रखने के लिए पेट बोतलों और जारों का प्रयोग किया जाता है। तो ये पीईटी क्या है? पढ़ा था हमने पॉलिएस्टर में, ये पॉलिएस्टर का ही एक प्रकार है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आप देख रहे हैं, आप फटाफट आंसर कर पाएंगे अगर आपने चैप्टर कर रखा है अच्छे से। और जितना मैं वीडियो में करा रही हूँ उसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है, क्योंकि हमने यहाँ पर डिटेल में बहुत ही अच्छे से चैप्टर को समझ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मैन मेड फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है? तो सीधा सा आंसर हो जाएगा, बहुत ही डिटेल में अभी हमने पढ़ा था, रेयॉन। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, कॉमन करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक हमको बतानी है, प्लास्टिक का सामान्य विशिष्ट गुण बताना है, जो आपका एनसीईआरटी में बताया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है, ड्यूरेबल, लाइट इन वेट और नॉन रिएक्टिव। मैंने आपको बताया था ये टिकाऊ होती है, हल्की होती है, और आपकी अनअभिक्रियाशील होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी से एज इट इज क्वेश्चन बनते हैं, आप देख ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका सीटेट 2016 में पूछा गया, यहाँ पर हमें सही कथन को बताना है कि कौन सा सत्य कथन है। तो देखिए, मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक है नहीं, हमने अभी पढ़ा था थर्मोसेटिंग होता है। तो पहला ऑप्शन गलत, सही बताना है हमको। ये बोल रहा है बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों थर्मोप्लास्टिक है, नहीं, ये तो थर्मोसेटिंग होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत। बेकेलाइट एंड मेलामाइन आर बोथ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जी हाँ। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमने पूरे क्वेश्चंस देखे जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए, और मुझे लगता है जब आपने चैप्टर कर लिया होगा तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था प्रीवियस ईयर का जो आप नहीं कर पा रहे होंगे। तो ये पूरा मैंने चैप्टर आपको अच्छे से करा दिया है। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह जुड़े रहें।